दोस्तों नमस्कार। कथरुवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमने जो है एक नया बैच शुरू किया है यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस के लिए। इस बैच की इम्पोर्टेंस जो है आप सिर्फ यूजीसी नेट के पेपर तक सीमित ना रखें। इसकी क्लास जो है, जो भी ये क्लास हम पढ़ा रहे हैं, ये आपके यूजीसी नेट साथ में आपकी सीयूईटी की जो परीक्षा होनी है उसमें, एचटेट जो होना है उसमें, DSSB की जो परीक्षा होनी है उसमें, और जो भी किसी भी स्टेट के टेट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो भी सेगमेंट हो, पॉलिटिकल साइंस का जो भी पेपर हो, वहाँ पर आपको इस सेगमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं फिलहाल में जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। हमने कल अपनी पहली क्लास की थी और हमने अपनी पहली क्लास में समझा था कि भारत में नेशनलिज्म जो है वो किस तरीके से उभरता है और उसके पीछे क्या कारण रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि नेशनलिज्म आया और फिर नेशनल मूवमेंट शुरू होता है, और नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत है वो कांग्रेस की स्थापना से शुरू होती है। तो हम अब बात करने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना से। देखिए कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, कांग्रेस का क्या मतलब है। कांग्रेस का मतलब है कि लोगों का एक समूह, कि लोग इकट्ठे होंगे जहां पे उसे कांग्रेस बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी स्थापना होती है 1885 में। पहली कॉन्फ्रेंस होती है 1885 के अंदर, और इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं WC बनर्जी। यानी कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और इसमें, इस कॉन्फ्रेंस में कुल मिलाकर 72 लोग शामिल होते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस होती कहाँ है? ये कॉन्फ्रेंस होती है तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात यह है कि इसको स्थापित करने में जो योगदान था वो एक अंग्रेज अधिकारी का था, जो एक ICS अधिकारी थे, A.O. ह्यूम। इन्होंने इसकी स्थापना करवाई। और उस समय पे जो भारत के वायसराय हुआ करते थे वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय के भारत के वायसराय हुआ करते थे। कांग्रेस को लेकर के भारत के अंदर बहुत सारे स्कॉलर रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास पे, भारत की राजनीति पे या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे टिप्पणियां की हैं और उनके ऊपर शोध प्रस्तुत किए हैं। तो उनमें ही ऑस्टिन नाम के एक व्यक्ति हैं। ऑस्टिन ने कांग्रेस को कहा था कि इंडिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इसको लेकर के दो विवाद हमारे सामने थे। दोनों विवाद कैसे, विवाद क्यों थे? क्योंकि इसकी स्थापना जो है एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। और ये अंग्रेज अधिकारी जो है लॉर्ड डफरिन का दोस्त था, तो इसलिए इसकी स्थापना को लेकर एक विवाद रहता है। और इसके विवाद को लेकर के, कांग्रेस की स्थापना के विवाद को लेकर के दो थ्योरी हमारे सामने आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने आपके पेपर में कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। पहली थ्योरी आती है सेफ्टी वॉल की थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत बोलते हैं इसे, या सुरक्षा कवच का सिद्धांत बोलते हैं, जिसको प्रेजेंट किया था लाला लाजपत राय ने, जो एक गर्मपंथी नेता थे। और गर्मपंथ आपको पता है 1905 से लेकर के 1919 तक चलने वाली कांग्रेस की एक धारा है, या हम ये कह सकते हैं कि गर्मपंथ की जो धारा है वो 1905 से 1919 तक चलती है, ठीक है। उसको राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा फेज बोला जाता है, या कांग्रेस का दूसरा फेज हम उसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है तड़ित चालक का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि लाइटनिंग कंडक्ट का सिद्धांत, लाइटनिंग कंडक्ट्स, ठीक है, यानी कि रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। इसका प्रतिपादन किया गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसको प्रेजेंट करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो नरम पंथ के नेता थे। और नरम पंथ कब से कब तक रहता है? नरम पंथ रहता है 1885 से 1905 तक, यानी कि पहला फेज उदारवादियों का,
ठीक है। तो यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले कैसे हुए, एक उदारवादी नेता, और लाला लाजपत राय कैसे हुए, एक गर्मपंथी नेता, यानी कि सेकंड फेज से, और ये फर्स्ट फेज से। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक बात और याद रखिएगा, ये MK गांधी, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु कह सकते हैं, राजनीतिक गुरु जो है वो थे, ठीक है, इनको माना जाता है। तो हम दोनों सिद्धांतों के बारे में अब बारी बारी से एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत क्या कहता है? सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कहता है कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो अंग्रेजों ने बहुत सोच समझकर एक रणनीति के तहत करवाई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है, वो सोच रहे थे कि हम जो है एक ऐसा संगठन बनवा दें जो हमारे बीच में, भारतीयों के बीच में एक कड़ी का काम करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वायसराय जो हैं, लॉर्ड डफरिन जो हैं, वो ये माना जाता है, लाला लाजपत राय ये मानते हैं कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी ये कांग्रेस, ठीक है। और कांग्रेस के रूप में जो है अंग्रेज एक ऐसा संगठन खड़ा कर सके या खड़ा करना चाहते थे जिससे क्या है, वो भारतीयों के बीच में या भारतीयों के मन में जो असंतोष पैदा हो रहा है उसको वो पहले पता कर ले कि ये दिमाग में सोच क्या रहे हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, आगे आने वाली कोई घटना तो ऐसी नहीं घट जाए जिससे शासन प्रशासन को दिक्कत का सामना करना पड़े, अंग्रेज सरकार को कोई न कोई समस्या का सामना करना पड़े। जैसा कि उन्होंने 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह देखा कि सैनिक विद्रोह कर गए थे। तो इसीलिए अंग्रेज ये चाहते थे कि एक ऐसा संगठन हो जिसके पास लोग आए कि हमारी आवाज़ उठाइए, और उस संगठन के जरिए जो है हमें पहले पता चल जाए कि ये लोग क्या करने वाले हैं, और हम जो है अगर कोई ऐसी विद्रोह भरी कोई घटना हो, विद्रोही कोई घटना होने की आशंका हो, तो उस आशंका को हम समाप्त कर दें शुरू होने से पहले, ठीक है, ताकि ये 1857 जैसा विद्रोह जो है वो फिर से फेस ना करना पड़े, और सरकार को इसके लिए जो है तैयार रहना चाहिए फिर, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने जो है इस फैक्ट के ऊपर पूरा जोर दिया कि हयूम जो है वो क्या थे, A.O. हयूम कौन थे, वो एक सिविल सर्वेंट थे, ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज से एक रिटायर्ड अधिकारी थे। अवकाश प्राप्त का मतलब क्या होता है, रिटायर्ड अधिकारी, तो रिटायर्ड अधिकारी था, उसे ये काम दिया गया कि वो जो है एक ऐसा संगठन तैयार करने की एक कोशिश करे और सरकार की मदद करे, ठीक है। तो रॉय ने जो है अपने लाला लाजपत राय ने जो है अपने तर्क का आधार क्या दिया है कि वो कह क्यों रहे हैं ऐसा, उनके पास ऐसा क्या सबूत है कि वो जो है ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के दिमाग की उपज है, उसको अंग्रेज अधिकारी ने बनाया है, वो जो है सिर्फ अंग्रेजों के बीच में रह कर के ही काम करेगी, वो भारत के अंदर उठने वाले विद्रोह को रोकने का काम करेगी। ऐसा क्या था, क्या सबूत था उनके पास, किस चीज़ को आधार बना करके लाला लाजपत राय ये बात बोल रहे? तो लाला लाजपत राय ने इस तर्क का जो आधार दिया वो विलियम वेडरबर्न नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी A.O. हयूम की जीवनी, ठीक है। A.O. हयूम यानी कि जो ICS अधिकारी हैं उनकी जीवनी लिखने वाले कौन हैं, विलियम वेडरबर्न। तो वेडरबर्न ने उनकी जीवनी में लिखा, ठीक है, और उसके अंदर इन्होंने बताया कि हयूम और डफरिन जो है उनके बीच में आपस में, उनकी जीवनी के अंदर बताया गया है कि हयूम और डफरिन के बीच में जो है आपस में पत्राचार होता था। पत्राचार का मतलब कि वो एक दूसरे को जो है लेटर लिखते थे, एक दूसरे को जो है लेटर में बातें शेयर करते थे। तो उन्हीं के आधार पे जो है ये बताते थे कि भारत में उत्पन्न होने वाला जो असंतोष है वो उन लेटर में जिक्र होता था कि भारत में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्या कारण रहेंगे उसके पीछे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र होता था। A.O. हयूम के जो लेटर होते थे उनके अंदर जिक्र होता था, और वो उन लेटर का जिक्र आया है उनकी जीवनी के अंदर जो विलियम वेडरबर्न ने लिखी है, ठीक है। और वो डफरिन को लिखते हैं, डफरिन उस समय के क्या है, वायसराय हैं, ठीक है, तो वायसराय हैं। तो इसलिए जो है इन्होंने ये कहा, लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस जो है वो बीच में रह करके भारतीयों का जो असंतोष है उसको कमज़ोर कर रही है, वो सिर्फ बीच में एक दलाल की भूमिका निभा रहे हैं। उसको इसलिए बनाया गया है कि ताकि देश में कोई भी असंतोष पैदा हो उसे शुरू होने से पहले रोका जा सके, ठीक है। ये तो उनका सेफ्टी वॉल है कि अंग्रेजों ने अपनी सेफ्टी के लिए काम किया है
ठीक है, अपना एक सुरक्षा कवच बना लिया है कि उन तक बात पहुंचने से पहले कांग्रेस पर बात पहुंच जाए और वो बात जो है फिर उनके बाद उन तक पहुंचे। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ये अंग्रेज बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये भारतीय जनता है, ठीक है, और भारत में कोई असंतोष पैदा हो रहा है, ठीक है, तो इस असंतोष को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, ये बीच में अपने बीच में एक कांग्रेस नाम की संस्था बना ली, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, ये जो भारतीय जनता है, ये क्या करेगी, पहले यहाँ पे आएगी और इनके पास आने के बाद जो बात फिर यहाँ पे जाएगी। अब ये समझ जाएंगे, अब ये सारी जानकारी रख लेंगे। अब ये क्या करेंगे, इनको कंट्रोल करने का तरीका निकाल लेंगे कि भाई इनको कंट्रोल कैसे करना। अगर ये ना हो बीच में, अगर मान लीजिए ये ना हो बीच में, तो जनता कहाँ जाएगी, सीधी यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए ये तो है ही यहाँ पे, ये तो है ही, अगर ये है तो फिर क्या होगा, ये बीच में रहेगी, अब जनता जो है वैसे नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। तो ये बात कही लाला लाजपत राय ने। लेकिन इसी के प्रत्युत्तर, इसी का जवाब देने के लिए जो है गोपाल कृष्ण गोखले लिखते हैं, ठीक है। इसके जवाब के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है नया सिद्धांत या तड़ित चालक का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम लाइटनिंग की थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्ट की थ्योरी बोलते हैं कि भाई देखो ये वो नहीं है कि आप सोच रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा, गोखले के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि हयूम का इस्तेमाल डफरिन ने नहीं किया, कि हयूम को डफरिन इस तरीके से इस्तेमाल करता था कि वो भारतीयों की जानकारी ले रहा है, बल्कि सरकारी दमन और अत्याचार से बचने के लिए हयूम को भारतीय लोगों ने इस्तेमाल किया है। कि भाई देखिए क्या होता है कि भाई अंग्रेज जो हैं वो कोई नीति बना रहे हैं और कांग्रेस जो उसका विरोध करेगी। अब कांग्रेस जब विरोध करेगी, ये जैसे ये अंग्रेज बैठे हैं, ये कांग्रेस है इसके चारों ओर, ठीक है, ये भारतीय जनता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि भाई देखो, जैसे अब ये अंग्रेज जो सीधे अत्याचार जो है भारतीय जनता पे करते थे, ठीक है। अब क्या किया, हयूम के साथ मिल करके इन लोगों ने सोचा कि चलो हयूम से जानकारी निकलवाते रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, हयूम का प्रयोग किया कि भाई सरकार क्या करने वाली, सरकार क्यों ला रही है बिल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधे ये कांग्रेस नाम की जो संस्था है ये सरकार से सीधे बात करेगी, ठीक है। जनता विरोध कर रही है, हम बीच में हैं आपके, और हम जनता के प्रतिनिधि के तौर पे बात करेंगे, ठीक है। और अंग्रेजों से ये कह करके कि भाई यहाँ पे एओ हयूम ने ये संस्था बनवा रखी है, तो हम एओ हयूम से जो है ये कह करके कि हम लाठीचार्ज ना करें, वो सब चीज़ें ना करें, ठीक है, गोलियां ना चलाएं, लोग ना मरें, लोगों के पास जो खाने पीने तक का अनाज नहीं है, तो हम कुछ रिक्वेस्ट करें हयूम के ज़रिए और वो चीज़ें लोगों तक पहुँच जाएँ, तो लोगों पर अत्याचार नहीं होगा। लोगों, सरकार का जो दमन है, जो अत्याचार होता है, उससे बचने के लिए कांग्रेस ने हयूम का इस्तेमाल किया है, बल्कि डफरिन ने नहीं किया, हयूम का इस्तेमाल हमने किया है। इनकी भी बात बिल्कुल ठीक लग रही है, ऊपर लाला जी की बात भी बिल्कुल ठीक लग रही थी। लेकिन यहाँ पे इनकी बात ये इसलिए ठीक लग रही है क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को रोका कि अंग्रेज जो बहुत अत्याचारी किस्म के लोग थे, वो अपने काम को करने के लिए गोलियाँ चलवा देते थे, लोगों को मरवा देते थे, फांसी टांग देते थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई हम लोगों को मरने नहीं देंगे, थोड़े से लिबरल होकर के हम बातचीत करेंगे, हम उन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस की स्थापना होने से वो अपने आरंभिक दिनों में जो सरकारी दमन से बच सकती थी कि भाई हमने संस्था बना ली है, हम कोई विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो हम जो है, एक अंग्रेज अधिकारी ने इस संस्था को बनाया, एक अंग्रेज अधिकारी हमसे जुड़ा हुआ है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अंग्रेज अधिकारी की बनाई संस्था पे अत्याचार करने से रोकेगी। वो कहेगी कि नहीं, इसको छोड़ो, इसके ऊपर मत जाओ इतना, तो हम जो विरोध प्रदर्शन करेंगे उस पर अत्याचार नहीं होगा इतना ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से जेलों में नहीं ठूसा जाएगा उठा करके, ठीक है, लोगों के ऊपर अनचाहे मुकदमे नहीं लगाए जाएंगे, कोई गलत चीज़ लगती है हम उसका आसानी से विरोध कर पाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली दबाव नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो एक रास्ता दिखाने का काम किया, एक लालटेन लेकर के चलने का काम किया आगे, ठीक है, लोगों के लिए कि रास्ता दिखता रहेगा, और एओ हयूम जो है उसमें हमारा सहयोग कर रही थी। तो ये बात कही किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। हमारा ओपिनियन क्या कहता है, अब देखो दोनों की बातें समझ ली, हम क्या कहते हैं, हमारा ओपिनियन क्या कहता है। देखो
कांग्रेस की स्थापना को सुरक्षा कपाट या तरीक चालक जैसी संकीर्ण अवधारणा से नहीं समझा जा सकता है कि भाई हम कहें कि गोपाल कृष्ण गोखले का ही मत सही है या लालाजी का मत ही सही है। दोनों से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहना ये भी थोड़ा गलत लगता है कि भाई ये डफरिन ने उसको बना दिया, कहा जा सकता है कि उन्होंने बनाया है, क्योंकि डफरिन तो जो है वो हमेशा कांग्रेस की आलोचना करते थे। वो कहते थे कि क्यों बना दिए, क्या क्या है ये, कुछ लोगों का है ये। उन्होंने तो ये तक कहा कि कांग्रेस जो है वो मुट्ठी भर भारतीयों का एक छोटा सा संगठन है, इसको दबा देंगे, कुचल देंगे। तो इसका मतलब ये तो बात स्पष्ट हो गई कि डफरिन ने तो नहीं बनवाया उसे। ठीक है। वास्तव में कांग्रेस की स्थापना जो है वो इसलिए हुई थी, ना तो तरीक चालक के हिसाब से हम देख सकते कि वो लाइटनिंग का सिद्धांत बन गया कि हयूम का सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, वो भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं कह सकते कि भाई हयूम यहाँ पे था तो वो उसकी वायसराय की मदद कर रहा था, जबकि वायसराय कह रहा है कि इसको कुचल दूंगा मैं 2 दिन में। ठीक है। वायसराय कह रहा है कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, क्या है मेरे सामने। ठीक है। और मैं बताओ, वायसराय ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसका झंडा पूरे विश्व में लहराता है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा सूर्य जो है वो अस्त नहीं होता है, हमेशा उदय रहता है, तो मैं इनसे डरूंगा, एक छोटी सी संस्था से मैं डरूंगा। तो बात ये थी कि दोनों की बातों में थोड़ा सा जो है वो लूप होल दिखते हैं, दोनों की बातें सही नज़र नहीं आती। हम ये सोचते हैं कि भारत के अंदर जैसे 1857 में जो है, सॉरी 57, ठीक है, 1857 में विद्रोह उत्पन्न हुआ, उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं बनती है, कोई जमींदारी सभा बनती है, बंगाल एसोसिएशन बनती है, ठीक है, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन बनती है, आर्य समाज जैसे संगठन बनते हैं। ठीक है। या फिर हम सोच करके चले, छोटी छोटी मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर एक सभाएं बन जाती हैं। ठीक है। राजस्थान में सभाएं बन जाती हैं, छोटे छोटे संगठन बन गए थे। ठीक है। तो उन संगठनों ने जो है भारत के अंदर एक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर दी थी। ठीक है। तो राष्ट्रीय भावना जो, भारतीय राष्ट्रवाद जो, वो संगठित होना चाह रहा था। वो ये सोच रहा था कि भाई देखो, अकेले अकेले काम नहीं चलेगा कि मद्रास के लोग अलग जगह लड़ते रहें, मुंबई के अलग लड़ते रहें, उधर गुजरात में अलग लोग लड़े, बंगाल में अलग लड़े, उत्तर प्रदेश में अलग लड़े। इस तरीके से काम नहीं चले, हमें कोई एक ऐसी संस्था जो है बना लेनी चाहिए। तो लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि भाई क्यों ना एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो, जो सब चीज़ों, जब भी कभी कॉल की जाए तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाए। भाई चाहे वो तमिलनाडु का मुद्दा है, सिर्फ तमिल नहीं लड़ेंगे, उसमें गुजराती भी साथ देंगे, उत्तर प्रदेश के लोग भी देंगे, मध्य प्रदेश के, बम्बई के लोग भी साथ देंगे, बंगाल के लोग भी साथ देंगे। वो एक मुद्दे को पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। तो इसलिए ये हुआ कि हमें जो है एक संगठन की अभिव्यक्ति, संगठन का एक्सप्रेशन जो है वो आना शुरू हो गया था। तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो भारत के अंदर जो नेशनलिज्म राइज कर रहा था, उभर रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे जैसे भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का उदय होता गया, वैसे ही जो क्षेत्रीय स्तर पर जो संगठन है वो राष्ट्रीय संगठन बनने शुरू हो गई। भाई कोई एक संगठन वो सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं रहा। और 1885 में एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में, यानी कि एक पूरे इंडिया का अखिल भारतीय संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आईएनसी जो है, वो बन करके सामने आता है। ठीक है। ये हमारा मत हो सकता है, और इसी मत को हम सही साबित तब मानते हैं जब रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी कि इंडिया बिफोर गांधी। रामचंद्र गुहा की एक किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। इंडिया बिफोर गांधी लिखा है। बिफोर का मतलब कि गांधी भारत में आते हैं 1914 में, और यानी कि ये इंडिया बिफोर है, गांधी से पहले, 1914 से पहले का भारत, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया बिफोर गांधी में। उन्होंने कहा है कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान ही जो है कांग्रेस की जरूरत महसूस हो गई थी, क्योंकि सबको लगने लग गया था कि अब हमें जरूरत है कि एक संगठन होना चाहिए। तो ये संगठन जो है गांधी के आने से पहले वाली जो किताब है उसमें लिखा गया है रामचंद्र गुहा ने कि धार्मिक और जो सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे उनमें ये स्पष्ट हो गया था कि अब एक संगठन बनना चाहिए, कांग्रेस जैसे संगठन की एक जरूरत महसूस हो गई थी। और 1885 में हमने वो संगठन बना भी लिया। ठीक है। अब क्लियर हुआ ये सवाल। मैंने आपको पहले ही बोला था, हम कोई भी चीज़ समझेंगे उसको बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, तार्किक आधार पे चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, हम सिर्फ पढ़ते हुए नहीं जाएंगे।
ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सेंस से आपके दिमाग में होगा कि सब कुछ सामने लिखा हुआ है, आराम से पढ़ा सकते हैं, आराम से हम भी पढ़ सकते हैं अगर नोट्स मिल जाए तो। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जब पढ़ाया जाता है बात ये होती है कि जब सामने चीज़ें हो तो कोई चीज़ छूटती नहीं है, इसलिए सब कुछ सामने रख लेना चाहिए, उसे दिक्कत भी नहीं है, आपको भी पढ़ना है। लेकिन पढ़ाते हुए जब सामने चीज़ें होती हैं तो ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ, ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं, इसको पता नहीं कितनी चीज़ें पढ़ के बनाया गया होगा, कितनी चीज़ें दिमाग में पहले से आई होंगी, कितने लोगों से जिक्र सुना होगा, कितने सारे क्वेश्चन हमने देखे होंगे। ठीक है, अभी तक जैसे हम समझते हैं तो ये तड़ित चालक का सिद्धांत जो अभी तक पेपर में आया नहीं है, हमें लगता है कि ये जैसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत तो आया हुआ है, ये नहीं आया है। ठीक है, क्या तक कब आ जाए। ठीक है, अब इसके पीछे की कहानी आ जाए कि भी सेफ्टी वॉल्व का क्या मतलब था, तड़ित चालक का क्या मतलब था। ठीक है, रामचंद्र गुहा ने क्या कहा है, ये चीज़ें हम पढ़ नहीं पाते, कई बार किताबों में मिलती हैं आपको, लेकिन ध्यान नहीं रहता है, हम सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, आती नहीं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें वैसे भी जर्नली हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम, अब कांग्रेस की स्थापना हो गई है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल मूवमेंट कैसे चलता है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो चरण हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं, आप कभी भी जब देखें ना इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझने की कोशिश करें, बिल्कुल आप सोचिए कि मैं एक पेज पे समझना चाहता हूँ सारी चीज़ों को, तो एक पेज पे समझने के लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से एक चार्ट बना लेना है, जैसे मैंने ये बना दिया है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बना दिया था, ये इसलिए बनाया ताकि बाद में हमें दिक्कत ना फेस करनी पड़े, टाइम ना लगे इनको लिखने में। जैसे क्या होता है कि उदारवादी चरण पहला चरण था ये, दूसरा चरण हमारा था उग्रवादी चरण, तीसरा चरण हमारा गांधीवादी। तो तीनों को लिखो, टेबल बनाओ। उदारवादी चरण कब से कब तक, टाइम पीरियड 1885 से 1905। उग्रवादी चरण गर्मपंथी बोलते हैं इसको, गर्म पेशी लगा, ठीक है, गर्मपंथी 1905 से 1919 तक लिखिएगा इसको। ठीक है, 1916 इसलिए लिखते हैं हम यहाँ पे, पेपर में आपको 1919 ही मिलेगा। 1916 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्या होता है कि हम जो होम रूल लीग तक की चीज़ें पढ़ते हैं, 1916 से लेकर के 1920 तक खाली खाली सा मूवमेंट रहता है, कोई काम नहीं कर रहा होता है, सब ठिकाने बैठ जाते हैं। 1919 में गांधी शुरू करता अपनी मूवमेंट को। ठीक है, लेकिन हम 1919 तक ही मान करके चलेंगे। गांधी का मूवमेंट 1920 से देश की आज़ादी तक चलता है, 1947 तक चलता है। ये टाइम पीरियड हो गए तीनों के। अब देखो इनकी मांगे क्या हैं, उग्रपंथियों की, उदारपंथी, उग्रपंथी, गांधीवादी, तीनों की डिमांड देखिएगा, तीनों की लिखो, तीनों के तरीके लिखो, क्या क्या तरीके थे, सिद्धांत लिखो तीनों के, तीनों किस सिद्धांत पे काम करते थे, लीडरशिप लिखो, तीनों के अंदर कौन सी काम कर रही थी, अचीवमेंट्स क्या रही तीनों की। कंप्लीट आप ये टेबल बना लेंगे ना एक बार, इस टेबल को बनाने के बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कि आप इसको पूरे को पढ़ना पड़े, आपको ये 60-70 पेज पढ़ने पड़े, नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इस एक पेज के अंदर पूरे मूवमेंट को समझ जाएंगे, पूरे के पूरे मूवमेंट को समझ जाएंगे। लेकिन हम क्लास में हैं तो हम हर चीज़ को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आ जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम पहले चरण पे जाकर के बात करते हैं, उदारवादी या नरमपंथी चरण जिसको हम बोलते हैं। उदारवादी या नरमपंथी कौन सा है, देखिए उदारवादी हम बोलते हैं यानी कि भारत के जो मॉडरेट्स थे, जो लिबरल लोग थे, उन लोगों का चरण है, पहला चरण है। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद में पहला चरण शुरू होता है मॉडरेट्स का, लिबरल्स का। ठीक है, इसे हम फर्स्ट फेज बोलते हैं। ठीक है, और इसको ही हम जो है कांग्रेस की शुरुआत के साथ मानते हैं कि कांग्रेस की शुरुआत होती है तो लिबरल फेज शुरू होता है, मॉडरेट फेज के लीडर आते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नरमपंथी बोल देते हैं, उदारवादी बोल देते हैं, मॉडरेट बोल देते हैं, लिबरल बोल देते हैं। क्योंकि क्यों बोल देते हैं, बोलते इसलिए क्योंकि इस दौर में जितने भी नेता आए वो सारे के सारे, और जो उन नेताओं की जो डिमांड थी वो सारी की सारी लिबरल थी, सारी की सारी मॉडरेट थी। ठीक है, और उन मांगों को जो प्राप्त करने का, कि वो डिमांड्स जो हैं उनको किस मेथड के सहारे प्राप्त करेंगे, उसके लिए जो तरीके अपनाने थे, उन्हें जो मेथड अपनाने थे वो सारे नरम थे। संवैधानिक साधन अपनाए उन्होंने सारे के सारे। ठीक है, संवैधानिक साधनों से अपना काम चलाया। ठीक है, और इसमें जो मेन लीडरशिप जो आती है वो आती है जैसे WC बनर्जी जो हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये लोग आते हैं। इन लोगों को याद रखना जरूरी है
क्यों याद रखना जरूरी, पेपर में कभी भी आपसे पूछ सकता है कि मैच द फॉलोइंग्स पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन से लीडर जो हैं वो लिबरल से जुड़े हुए हैं। पूछा भी है कई बार कि गर्म दल से जुड़े हुए नेताओं के नाम बताइए, लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, ये सब लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गर्म दल से। नरम दल से आप कहेंगे कि नरम दल से कौन से जुड़े हुए थे, नरमपंथी कौन से नेता थे। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रख लेने। कुछ और नाम भी हैं, वो भी आपको, गोपाल कृष्ण जैसे महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वो यहाँ नहीं लिखा, वो भी आपको लिख लेना है। ठीक है, इस तरह के नेताओं के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इनके सिद्धांत क्या थे, ये कैसे काम करते थे, किन सिद्धांतों के सारे जो है ये चलते हैं, कि इनका सिद्धांत क्या है, किस तरीके से काम करेंगे, इनकी सोच और समझ क्या है, दृष्टिकोण क्या है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो इनके सिद्धांत हैं। पहली चीज़ तो ये कि इनको लगता था कि अंग्रेज जो वो न्यायप्रिय हैं, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनको बहुत विश्वास था कि भाई अंग्रेज बहुत सही लोग हैं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल बहुत सही लोग हैं। ठीक है, कि दादा भाई नारोजी ने तो इतने तक कहा था, दादा भाई नारोजी के शब्दों में आप जब समझेंगे, देखो लिबरल, ये इनके कहने का मतलब ये कि अंग्रेज जो हैं वो गलत नहीं है, वो बुरे लोग नहीं हैं, वो न्यायप्रिय लोग हैं। अंग्रेज जो कर रहे हैं वो ठीक करेंगे, गलत नहीं करेंगे वो। ठीक है, सिर्फ उनको कुछ बताने की जरूरत है। और उसी संदर्भ में दादा भाई नारोजी ने कहा कि यदि जॉन कुल तनिक मंद बुद्धि है, ये कहता है कि यद्यपि जॉन तनिक मंद बुद्धि है, लेकिन यदि उसे कोई बात समझा दी जाए तो वो उसे मान लेता है। मतलब समझे इस बात का, मतलब ये है, ये स्टेटमेंट याद कर लेना कि भाई ब्रिटिशर्स के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ठीक है, तो दादा भाई नारोजी का याद रख लेना नाम। या फिर ये बोले कि दादा भाई नारोजी जो हैं अंग्रेजों के बारे में किस तरीके का मानते थे। तो जॉन तनिक मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि का मतलब कि देखो थोड़ा सा कम समझदार है, समझने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन अगर उसे समझा दे कि भाई देखो ये बात ऐसे है, ऐसे करिए, तो वो समझ जाता, वो मान जाता है, वो बेवकूफ़ी नहीं करता फिर। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही करेगा, फिर वो गलत नहीं करेगा। इसीलिए ये कहता है कि अंग्रेज जो वो न्यायप्रिय हैं। ठीक है, तो वे ब्रिटेन और भारत के संबंध को जो है ये कहते हैं कि जो ब्रिटिशर लोग यहाँ पे हैं और भारत के अंदर जो बैठे हैं ये लोग, ये भारत के इंटरेस्ट में है, भारत का बिल्कुल इसमें कोई घाटा नहीं है कि भाई ब्रिटेन और भारत के रिलेशन बने रहे, ब्रिटेन यहाँ पे शासन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करने दो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें जो है बहुत अच्छी चीज़ सिखाएंगे। तो ये लोग जो हैं, जो नरमपंथी लोग हैं, ये उनको क्या मानते हैं, जो ब्रिटेन का यहाँ पे रूल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है भारत के अंदर, उनका जो शासन है, उसको वरदान माना इन्होंने कहा है कि ये लोग भारत में आए हैं, वरदान है, ये हमारा सौभाग्य है कि ये लोग भारत में हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो आधुनिक मॉडर्न संस्थाएं जो हैं और जो विचार जो हैं, उनका प्रसार प्रचार जो है वो इन्हीं के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अधीन हमें रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम इनके अधीन रहेंगे, अगर हम इनकी बात मानते रहेंगे, अगर इनको शासन करने देंगे, तो भारत भी जो है एक समय में जा कर के इनकी तरह एक मॉडर्न नेशन बन सकता है, एक आधुनिक देश बन सकता है, एक डेवलप कंट्री बन सकता है, एक ताकतवर देश बन सकता है। ये मानना था। ठीक है, कि भाई ये भारत के हित में है, बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं ये लोग। ठीक है, वरदान के रूप में मानते भारत के ऊपर इनका शासन। दूसरा, इसके बाद कि भारत में जो ब्रिटिश शासन को अगर मान लो समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, भारत में है तो बहुत अच्छी बात है, अब कहेगी नहीं खत्म कर देगा, वो कहेगी नहीं खत्म कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी? ये कहते कि भारत में ब्रिटिश शासन को अगर समाप्त कर दिया जाए तो पता क्या होगा, यहाँ पे भारत के अंदर तानाशाही आ जाएगी। भारत में इनकी शासन को समाप्त करने की बजाय हमें उसमें सुधार लाने चाहिए। सुधार का मतलब ये है कि जो ये गलत करते हैं, ये गलतियां करते हैं, ऐसा तो नहीं गलतियां करेंगे, ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स गलतियां करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और अत्याचार भी करते हैं, हम उस बात को समझते हैं। ठीक है, हमें फिर भी इनको यहाँ से नहीं निकालना है, हमें इनके अंदर सुधार लाना है। ठीक है, इसके शासन को हमें ख़त्म नहीं करना है कि भाई हमें आईसीएस की परीक्षाओं में नहीं बैठने देते, हमें कहना है कि आप हमें इसमें सुधार करवाना है कि हमें भी बैठने दीजिए, हमें भी बैठने दीजिए, आप भी बैठिए, हमें भी बैठने दीजिए।
जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, हमें प्रतिनिधित्व मांगना, हमें कहना है कि आप हमें प्रतिनिधित्व दे दीजिए, ठीक है। हमें जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है तो हमें कहना है कि हमें भी दे दीजिए प्रेस की स्वतंत्रता। हमें जुडिशरी के अंदर जो है हमें भी जुडिशरी में जाने दीजिए। हमें सुधार करवाना है, हमें जो है इनको भगाना नहीं है। ये जो संस्थाएं लेकर के आए हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इन्होंने बनाई, कोर्ट जो इन्होंने बनाए, जो प्रेस इन्होंने यहाँ पे शुरू की है, ये सब चीज़ें जो हमें भगानी नहीं यहाँ से, ये यहीं पे रखनी है। और वो तब रहेंगी जब अंग्रेज यहाँ पे रहेंगे। तो दादा भाई नारोजी ने जो भारत में अन ब्रिटिश रूल की जगह ब्रिटिश रूल लाने की बात की है। दादा भाई नारोजी की किताब का नाम पता है ना आपको, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये किताब। तो वो कहते हैं कि भारत को अन ब्रिटिश रूल नहीं बनाना है, ब्रिटिश रूल को रहने देना चाहिए, दादा भाई नारोजी ये कहते हैं। तो नरमपंथी जो है कहते हैं कि हमें इनका विरोध तो करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी इनके खिलाफ में विद्रोह नहीं करना है। तो नरमपंथी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। संवैधानिक साधन मतलब कि जो संविधान में लिखे होते हैं। संविधान के अंदर क्या होता है, संविधान कभी भी नहीं कहता ना कि हथियार उठा के चल दो। संविधान कहाँ कहता है कि आप जो है सड़क पे खड़े हो जाइए और बंद कर दीजिए सब कुछ, ठीक है, विद्रोह शुरू कर दे, नहीं कहता। संविधान क्या कहता है, प्रार्थना करिए, रिक्वेस्ट करिए, पिटिशन डालिए, याचिकाएं लगाइए, प्रतिनिधि मंडल भेजिए, अपना प्रोटेस्ट करिए। यानी कि ये 3P में विश्वास करते हैं, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। प्रतिरोध दिखाना है आपको, ठीक है। और ये कैसे होना चाहिए, सड़क पे नहीं करना है। अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आप इनको पिटिशन, अपनी एक एप्लीकेशन लिखिए, उससे पता चलेगा। दूसरा, आप अखबारों में लिखना शुरू कीजिए, अखबारों में लिख करके प्रोटेस्ट करिए, ठीक है। आपको प्रेयर करनी है तो आप क्या करेंगे, जो इसकी विधायिका है, विधायिका के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, वहाँ पे आप भाषण दीजिए। जब वहाँ पे भाषण देंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। आपको इतना ही करना है, अपना प्रतिनिधिमंडल भेज दीजिए। भाई देखो 4 लोग, एक काम करो, एक प्रार्थना पत्र लिखो, या एक काम करिए कि ज्ञापन लिखिए और ज्ञापन पत्र लिख के अंग्रेजों तक पहुंचा दीजिए। विरोध थोड़ी करना है हमें कहीं विरोध करने की जरूरत नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ उन तक बात पहुंचानी है, हम लिखित में पहुंचा देंगे, बोल के पहुंचा देंगे। इतने नरम थे, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि हमें एकदम से तुरंत बदलाव की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें धीरे धीरे करके बदलाव लाने। तो क्रमिक सुधार में विश्वास करते हैं। जन आंदोलन को ये लोग गलत मानते हैं कि भाई इकट्ठा किया, मास मूवमेंट कर दिया, इकट्ठे करके लोगों को सड़क पे लेकर के निकल गए, ठीक है, रोड को जाम कर दिया, ठीक है, या फिर आपने जो है घेरा डाल लिया, संसद का घेरा डाल लिया, आपने उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर ली, आपने लाठी डंडों से पुलिस को ही पीटना शुरू कर दिया। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो गलत होगा। हमें क्या करना है, क्रमिक सुधार करने हैं। हम एक चिट्ठी लिखेंगे, हमने कहा कि ICS की परीक्षा में भारतीयों को बैठने दो, पहली हमारी डिमांड ये, ठीक है। हमने कहा ठीक है, ये डिमांड जब पूरी हो जाएगी फिर दूसरी डिमांड करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, ठीक है। दूसरी क्या करेंगे, हम कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे लोगों को जाने दो, वो पूरी होगी, फिर कहेंगे हमें प्रेस की स्वतंत्रता दे दो, ठीक है, फिर वो होगी, फिर कहेंगे हम कोर्ट में हमारे लोगों को भर्ती करो, ये हो गई। हम क्रमिक सुधार में बात कर रहे हैं, क्रम के अनुसार सुधार होते जाएं, सुधार होते जाएं। इस तरीके से हमें विद्रोह की भावना नहीं लेकर आनी है, ठीक है। तो ये इनकी विचारधारा है, ये इनके सिद्धांत हैं, ठीक है। इनकी डिमांड क्या रहती थी, डिमांड होती थी कि विधायिका और संस्थाओं में भारतीयों की जो संख्या है उसको हमें बढ़ाना है, पहली डिमांड, ठीक है। यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसमें जो भारतीय हैं उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। कि भाई 10 लोग हैं तो हम कहेंगे नहीं 10 नहीं 20 कर दो, ये ठीक रहेगा। जो सिविल सेवाएं हैं उनको जो उनका जो है भारतीयकरण करना है, इंडियनाइजेशन करना है उनका। तो इंडियनाइजेशन कैसे होगा कि भाई देखो, एक तो आयु सीमा बढ़ा दो, आपने कर रखी है 18 साल। अब देखो 18 साल तक तो हमारा बच्चा इतना पढ़ नहीं पाता, आप 21 कर दीजिए, 3 साल में हम भी कुछ कोशिश कर लेंगे, तो 21 साल कर दीजिए। और फिर दूसरी बात,
आईसीएस की जो परीक्षा है वो लंदन में देना जाने पड़ता है, आप उसको भारत में भी आयोजित करवा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी डिमांड। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण ऐसे होगा कि भाई 18 है तो 21 कर दो, हम भी बढ़ जाएंगे, हम लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। आप लंदन में मत करवाइए, वहाँ तक जाने के लिए सबके पास किराया नहीं होता है, तो आप हमारे देश में ले लो परीक्षा, यहाँ परीक्षा लेके यहाँ रिजल्ट दे दो, यहीं भर्ती कर दो। ठीक है, तीसरी डिमांड इनकी क्या है कि सेना पे जो खर्च होता है ना, भाई सेना पे खर्च मत करो, हम आपसे झगड़ा करते ही नहीं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप शासन करिए। ठीक है, तो आप सेना पे खर्चा क्यों कर रहे हैं? सेना पे खर्चा तो आपको इसलिए करना चाहिए कि हम आपका विद्रोह करते हैं, हम तो विद्रोह नहीं करते, तो इसलिए आप सेना का खर्च हो कम कर दीजिए और उसको देश की दूसरी चीज़ों पे लगाइए। दूसरी चीज़ों में कहाँ पे लगाएंगे कि भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, औद्योगिकरण करिए भारत का, ये उनकी डिमांड में चल रहे हैं हम। ठीक है, भारत के अंदर जो समाज सुधार के कानून पारित करिए कि भाई बाल विवाह पे रोक लगा दो, सती प्रथा पे रोक लगा दो, ठीक है, अछूत प्रथा पे रोक लगा दो, इस तरीके के सामाजिक सुधार करिए ना, इससे क्या है हमारा समाज भी डेवलप होगा। ठीक है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको मान्यता दे दीजिए कि भाई प्रेस जो हमारी है हमें भी लिखने का अधिकार दो, हम भी अखबार निकाल सकें, हम जो आलोचना करना चाहिए उसको आप एक्सेप्ट करिए। ठीक है, विद्रोह थोड़ी कर रहे हैं, आलोचना ही तो कर रहे हैं, उससे आपको फायदा होगा, आपका शासन बना रहेगा, आपके शासन में जो चीज़ें हैं वो ठीक रहेंगी। ठीक है, और भारत में जो है वो रूल ऑफ लॉ को लागू करिए, कानून का शासन लागू करिए, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी रियासतें हैं, वहाँ तो राजाओं का शासन है, इस राजाओं के शासन को हटवाइए, कानून का शासन लागू करिए। प्रथाएं नहीं चलनी चाहिए कि भी किसी को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, किसी को नहीं है, किसी को स्कूल जाने नहीं दिया जाता है, किसी को कुओं में पानी नहीं पीने दिया जाता है, किसी को जो है घरों में मांगने जाना पड़ता, भीख मांगनी पड़ती है, किसी के पास ज़मीन है किसी के पास नहीं है। ठीक है, कुछ लोग राजा महाराजा बने बैठे सोने चांदी के घरों में रहते हैं, उनको बंद कर दीजिए, कानून लेकर आइए, कानून का शासन लागू करिए और कानून के सामने सबको समान, कानून के सामने सबको समान बनाइए, सबको एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और जो जुडिशरी पावर है उसको एक दूसरे से अलग करिए कि भाई देखो वायसराय जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको नीतियां लागू करने का काम करना है। ठीक है, वो नीतियां, लेजिस्लेटिव काउंसिल नीतियां बनाए, आप नीतियां लागू करिए, और जुडिशरी सिर्फ न्याय प्रणाली को देखे, इन दोनों को सेपरेट करिए। ठीक है, कि भाई जुडिशरी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही जुडिशरी का काम करे, वही न्याय करने लग जाए, वही सजा देने लग जाए। नहीं, सजा देने का काम तो कोर्ट का है, उसको करने दो, या फिर वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, कोर्ट जो हो जो कोर्ट को जो वो बोले वो कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को अलग अलग करो, दोनों अपना काम अलग अलग करें, ये उन्होंने डिमांड रखी। अब देखो ये इनकी डिमांड थी, अब इनके काम क्या किए इन्होंने। ठीक है, काम क्या किए, देखो पहली चीज़ तो इन्होंने काम ये किया कि संवैधानिक साधनों से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया कि भाई देखो ब्रिटिश साम्राज्य है, ठीक है, आप इम्पीरियलिस्टिक हैं, ये बात तो इन्होंने क्लियर कट बोली कि भाई देखो आपका इम्पीरियलिस्टिक है, आप साम्राज्य विस्तार करने आए हैं यहाँ पे, और साम्राज्य विस्तार करेंगे तो हम विरोध करेंगे। ये कहते हैं कि आप यहाँ पे शासन प्रशासन संभालिए, साम्राज्य विस्तार मत कीजिए, कि आप साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से काम करेंगे। ठीक है, उसमें तो फिर आप गोलियां भी चलाएंगे, उसमें तो आप लोगों को मारेंगे भी, उसमें तो आप रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएंगे, उसमें आप रूल ऑफ लॉ भी लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप उस चीज़ को छोड़ करके यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लागू कीजिए। और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो साम्राज्यवादी नीतियाँ थी उनका विरोध किया इनका, और संवैधानिक साधनों से विरोध किया। संवैधानिक साधन जो मैंने आपको बताए थे, पिटीशन, प्रेयर, ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने लगाई। 3 Ps का जो लो लागू किया उन्होंने। ठीक है, फिर जैसे जो कॉलोनियल जो इकोनॉमिक मैकेनिज्म था, कॉलोनिज्म का इकोनॉमिक मैकेनिज्म था, उसका विश्लेषण किया, यानी कि औपनिवेशिक तंत्र, यानी कि अंग्रेज यहाँ पे आए हुए हैं, कॉलोनी बना रखा है भारत को, वहाँ पे कुछ आर्थिक नीतियाँ लागू करते हैं। ठीक है, और उसका एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का पूरा एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस को करने के बाद दादा भाई नौरोजी जो हैं वो एक सिद्धांत देते हैं, धन की निकासी का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत वो देते हैं। ठीक है, और इसमें वो बताते हैं कि जो साम्राज्यवादी अर्थतंत्र है वो कैसे भारत का शोषण कर रहा है। ठीक है, कैसे वो भारत के अंदर जो है
शोषणकारी नीतियां लागू कर रहा है, कैसे भारत की संपत्ति को लूट करके लेके जा रहा है। तो इसे आर्थिक राष्ट्रीयतावाद का युग भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, 1885 से 1905 तक के फेज को हम जो है आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी पेपर में कहीं ना कहीं पे अटक सकता है, तो इसको भी याद रखिए। अब देखो क्या बात आई, धन की निकासी का सिद्धांत क्या था, ये समझते हैं इसको। धन की निकासी के सिद्धांत को समझो एक बार, क्या कहते हैं। देखो, धन की निकासी के सिद्धांत के द्वारा जो है दादा भाई नारोजी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण जो भारत का वो शोषण होता है, यानी कि अंग्रेज जो यहाँ पे पॉलिसी लागू करते हैं, जहाँ पे जो नीतियाँ लागू करते हैं, आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी यहाँ पे वो लागू करते हैं, उन पॉलिसीज़ के अंदर जो है ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाता है जिससे कि भारत घाटे में रहता है, और भारत की जो संपत्ति है, भारत की जो वेल्थ है, भारत की जो धन संपदा है, वो यहाँ से ब्रिटेन जा रही है, और वो कई तरीक़ों से जा रही है कि भारत का जो धन है उसका जो फ्लो है वो ब्रिटेन की तरफ क्यों है, कैसे है। इसी को वो धन की निकासी का सिद्धांत कहते हैं कि भारत की वेल्थ का, भारत की प्रॉपर्टी, भारत के धन का, भारत की वेल्थ का सारा फ्लो जो है वो ब्रिटेन की तरफ है। कि भी जैसे ये इधर ब्रिटेन है, ठीक है, ये इधर भारत है, ठीक है, तो यहाँ से जो ये फ्लो जो है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, यानी कि धन यहाँ से जा रहा है यहाँ पे सारा का सारा। कैसे, किस किस रूप में जा रहा है, जैसे क्या करते हैं, ये भारत के अंदर टैक्स लगा दिया, लगान वसूली का काम किया, ठीक है। लगान वसूली मतलब कि जो भू राजस्व जिसे आप कहते हैं, लैंड के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो लग गया। बाकी टैक्स जैसे इनकम टैक्स वगैरह लगाई रखे होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाई रखे होते हैं, इंडस्ट्रियल टैक्स लगाई रखे होते हैं, उनसे लेते हैं पैसा, ठीक है। और फिर वो पैसा क्या करते हैं, वो सारा का सारा किसके पास जाता है, सरकार किसकी है, ब्रिटिशर्स की है। तो सारा का सारा कर जो है, टैक्स जो हो, किसके पास जा रहा है, वो यहाँ पे ब्रिटेन के पास जा रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जा रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। दूसरा फिर उनकी दूसरा तरीका क्या है पैसा लेके जाने का, यहाँ से, यहाँ की धन संपदा को लूटने का। जो व्यापारिक नीतियाँ हैं उनका आयात और निर्यात नीति, यानी कि अंग्रेजों की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप खरीद रहे हैं, यानी कि भारत में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और निर्यात का मतलब क्या, भारत से चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। आयात और निर्यात नीति, ठीक है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप आयात कर रहे हैं, आप निर्यात कर रहे हैं, यह नीति। इसमें कैसे कैसे दिक्कत होती है, कैसे बताएंगे, देखो समझो इस चीज़ को भी। जो भारत की जितनी भी चीज़ें थी उनके ऊपर ब्रिटेन में जो है वो बहुत ज़्यादा आयात कर लगाया जाता। कि भी देखो आपने क्या किया, जैसे ये ब्रिटेन है, ठीक है, ये भारत है। अब क्या हुआ, भारत से मान लो यहाँ सामान जा रहा है, ठीक है, तो ये किसके लिए, ब्रिटेन के लिए क्या हुआ, आयात हो गया, आयात हो गया ब्रिटेन के लिए। तो इसके ऊपर जो भारत से सामान जाता है उसके ऊपर आयात कर लगाया जाता है। तो इसके ऊपर जो मान लो इन्होंने भारत से जो है, मान लो कपड़ा गया, तो भारत के उस कपड़े के ऊपर जो है इन्होंने कहा कि हम जो है 70% टैक्स लगाते हैं। आपकी 60 रुपये की चीज़ जो है वो कितने की हो गई, 102 रुपये की हो गई। यहाँ 102 रुपये में बिकेगी आपकी चीज़, ठीक है, 70% टैक्स लग गया, ठीक है। दूसरा निर्यात, जबकि ब्रिटिश वस्तुओं पे भारत में काफ़ी कम आयात कर लगता था। अब देखो मान लो यहाँ से कोई चीज़ गई भारत के अंदर, तो भारत के लिए क्या हुआ, भारत ने मंगवाई, यानी कि भारत का आयात हो गया। अब यहाँ भी इन्हीं की गवर्नमेंट है, यहाँ भी इन्हीं की, यहाँ भी यही टैक्स लगा रहे हैं, यहाँ भी यही लगा रहे हैं। यहाँ का रूल इन्होंने ये बना दिया कि इस चीज़ के ऊपर 10% टैक्स। अब ये चीज़ मान लो यहीं पे 60 रुपये की थी और 10% टैक्स लगा, ठीक है, तो 6 रुपये बढ़े,
तो ये चीज़ 66 में बिकेगी, ये 102 में बिकेगी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी, भारत का सामान यहाँ महंगा हो गया आकर के 102 का। अब क्या है कि ब्रिटेन की यही चीज़ जो यहाँ पे 66 में बिक रही है, यहाँ पे ये 60 में ही बिक रही है। ठीक है, और भारत की चीज़ भारत में होती तो भारत में 60 में ही बिकती, लेकिन ब्रिटेन आकर के वो 102 की हो गई। अब ब्रिटेन वाले इस 102 की चीज़ को क्यों खरीदेंगे, अपने देश की 60 वाली को खरीद लेंगे, तो भारत का सामान खराब हो गया। ठीक है, पैसा खराब हो रहा है। तो अब होगा क्या, ये जो टैक्स लग रहा है, ये जो 70% टैक्स गया है, ये किसकी जेब में जा रहा है, ये ब्रिटेन गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। और जब ये 60 रुपये की चीज़ यहाँ पे आ रही है भारत के अंदर, और यहाँ से वो उसको बेच रहे हैं, अब ये 66 रुपये हैं, ये 66 भी किसकी जेब में जा रहे हैं, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेब में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन की चीज़ है, और यहाँ पे 70% टैक्स जो जा रहा है वो भी ब्रिटेन की जेब में जा रहा है। समझ गए मेरी बात को? तो आयात ड्यूटी जो है वो भारत की तरफ जब आता है सामान तो कम होती है, भारत से उधर जाता तो ज़्यादा हो जाती है। तो इससे भारत को जो है हमेशा ही जो है ट्रेड डेफिशिएट रहता है, व्यापार घाटा होता है, और भारतीय धन का जो वो प्रवाह ब्रिटेन की तरफ चला जाता है। यानी कि भारत की चीज़ें जो हैं वहाँ महंगी होकर के बिक रही हैं, अब वो वहाँ पे जा कर के अगर सस्ती ना बेचे तो वो बिकेंगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए भारत की चीज़ें बिकी नहीं रही, सिर्फ ब्रिटेन की चीज़ें भारत में आके बिक रही हैं सारी की सारी। ठीक है, तो इसलिए भारत का सारा पैसा जो है वो ब्रिटेन में इन्वेस्ट हो रहा है, ब्रिटेन के पास पहुंच रहा है, भारत को फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा है, भारत को मिल ही नहीं पा रहा है कुछ भी। ठीक है, आगे फिर धन की निकासी के सिद्धांत में एक तीसरा रूप क्या है कि जिससे जो है वो भारत का पैसा उनके पास जा रहा है। तो जैसे जो अंग्रेज अधिकारियों को पेंशन दी जाती है, वेतन दिया जाता है, वो कौन दे रहा है? भारत से टैक्स कलेक्ट करके, भारत से लगान वसूल करके अंग्रेजों के जो अधिकारी भारत के अंदर काम कर रहे हैं वो भारत के ही पैसों से दे रहे हैं उनको। अब मुझे एक बात बताइए, भारत के डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, भारत के अधिकारी हैं, किसी दूसरे देश में भारत के अधिकारी जो हैं वहाँ अपनी एम्बेसी में बैठते हैं। अब उनको मान लो भारत की एम्बेसी पाकिस्तान में है, तो उसको पाकिस्तान सैलरी थोड़ी देता है, भारत देता है ना। लेकिन ये क्या कर रहे थे, इनके जो अधिकारी हैं जो भारत में व्यापार संभाल रहे, सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसकी सैलरी भारत के पैसे से दी जा रही है। ठीक है, भारत के पैसे से सैलरी ले रहे हैं वो, अंग्रेजों के पैसे से सैलरी नहीं ले रहे, भारत के पैसे से सैलरी ले रहे हैं। तो पैसा कहाँ गया? पेंशन उनको दी जा रही है, भारत के पैसे से दी जा रही है, पैसा सारा उनके पास जा रहा है। भारतीय सेना पे खर्च जो होता है, ठीक है, वो भारतीय सेना को भारत के बजट से दिया जाता है, भारत के बजट से उनके वेतन, उनकी पेंशन, भारत की सेना के ऊपर जो खर्च होता है वो सारा भारत के बजट से दी जा रही है। जबकि सेना किसके लिए काम कर रही है? जो भारतीय सेना है वो दुनिया भर में किसके लिए लड़ रही है? ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रही है। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा कर रही है, भारत की क्या रक्षा कर रही है? वो काम उनके कर रही है। मतलब हमारे देश का मान लो सुंदर पिचाई भारत का है और वो अमेरिका में काम कर रहा है, ठीक है, काम तो अमेरिका के लिए कर रहा है, ठीक है, गूगल के सीईओ बन करके बैठे हुए हैं, तो गूगल के लिए काम कर रहा है, कमाई तो उनके लिए कर रहा है, लेकिन तनख्वाह भारत सरकार देगी। ये कौन सा लॉजिक हुआ? क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा आदमी है, तुम दो, ऐसे करके बोले, भाई काम तो तुम्हारे लिए कर रहा है। समझ गए मेरी बात को? ऐसे ही मान लो एप्पल की कंपनी है, भारत में आ जाए और भारत से बोले कि देखो हमने आपके देश में कंपनी खोल दी है और इन लोगों को तनख्वाह आप लोग दोगे, और उसका पैसा किसके पास जाएगा? काम किसके लिए कर रहा है? एप्पल के लिए। एप्पल कमा कहाँ से रही है? एप्पल कमाई कर रही है, पैसा भारत देगा। ये तो गलत हुआ ना। तो ये उसमें भी लागू कर रहे थे, भाई पैसा भारतीय सरकार देगी, काम उनके लिए कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इसी आधार पर भारत में जो है ब्रिटिश शासन की तुलना जो है, जॉन सुलीवन नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक ऐसे सपन से की जो गंगा से पोषक तत्व जो हैं उनको सोख लेगा और आखिर में क्या छोड़ दिया? टैंक्स में निचोड़ करके छोड़ दिया, जिसमें कुछ नहीं होता, खाली पड़ा रहेगा। तो दादा भाई नारोजी ने इसी आधार पर भारत में ब्रिटिश शासन को भारत में गरीबी का मुख्य कारण माना है। उसने कहा कि भारत में गरीबी क्यों है? भारत में गरीबी इसलिए है कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियां हैं वो भारत के फेवर में नहीं है, इसलिए भारत में अकाल पड़ते हैं, इसलिए भारत के अंदर जो है वो
भूखमरी है, गरीबी है, तंगी है, इसलिए भारत की डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसलिए भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, भारत की वेल्थ कहीं और जा रही है। ये गरीबी का मुख्य कारण थे। फिर एक डिमांड इसके सिद्धांत में और नरमपंथियों ने ब्रिटेन में, देखो मैंने ये समझाया था आपको पूरा का पूरा इसके सिद्धांत में। तीसरा नंबर देखिए इसका काम क्या था। ब्रिटेन में भारत के पक्ष में जो है जन जागरण का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, ठीक है। लोगों को बताया कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पे लूट मचाते हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत के अंदर से लूट करके अपने देश में लेके जाती है। ये सब चीज़ें उन लोगों ने बताई, लोगों को समझाया, समझाना शुरू किया। शुरुआत इन लोगों ने कर दी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या है ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस बनाई लंदन के अंदर, ठीक है। और इंडिया नामक एक पत्रिका भी निकाली जिससे लोगों को बताया जा सके कि भाई हम आपको जागरूक करेंगे, आपको चीज़ें समझा देंगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ। दादा भाई नारोजी ने किताब लिखी थी ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब को भी थोड़ा समझो। देखो पॉवर्टी, इस किताब के 2 भाग हैं। एक भाग में तो उन्होंने बताया धन निकासी का सिद्धांत, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत में पॉवर्टी क्यों है। ये फर्स्ट पार्ट है इस किताब का, ठीक है। और ये फर्स्ट पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट है, समझे मेरी बात को। यानी कि जो ये पॉवर्टी है ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है इसका अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भारत में अन ब्रिटिश रूल होगा तो कैसा होगा। देखो ये कैसे समझाता है, इसको तोड़ता है वो। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को समझाते हुए कहता है कि पहले तो समझो ब्रिटिश रूल है भारत में, तो ब्रिटिश रूल से मतलब क्या है। ये कहता है कि अगर भारत में ब्रिटिश रूल रहेगा तो उसमें डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी यानी कि पत्रकारिता की आज़ादी होगी, इक्वलिटी होगी, समानता होगी, राइट्स होंगे यानी अधिकार होंगे, लिबर्टी होगी यानी स्वतंत्रता होगी। ये कहता है कि ब्रिटिश रूल अगर है तो, अगर मान लो अन ब्रिटिश रूल हो तो, यानी कि अन ब्रिटिश रूल क्या होगा फिर, कि ब्रिटिश रूल नहीं है तो क्या होगा, कि जब तक भारत में ब्रिटिश रूल नहीं था, ब्रिटिश रूल भारत में आया तो उसके बाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इक्वलिटी, राइट्स, लिबर्टी, ये सब कुछ है। अन ब्रिटिश रूल नहीं था, यानी कि रूल नहीं था, अन ब्रिटिश रूल था। तो रूल नहीं था तो क्या हुआ, डिक्टेटरशिप भारत में थी, प्रेस क्लोज्ड थी, बंद थी। आगे भी ऐसा ही होगा, ये कह रहे कि आगे भी ऐसा ही होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, प्रेस बंद हो जाएंगी। डिस्क्रिमिनेशन भारत में था, अब भी रहेगा, आगे भी हो जाएगा। फिर ये कोई राइट्स नहीं थे, आगे भी ऐसे ही होंगे। नो लिबर्टी, कोई लिबर्टी भी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, तो अब भी नहीं होगी। समझे मेरी बात को दादा भाई नारोजी क्या समझा रहे हैं इस किताब में। पॉवर्टी तो मैंने समझा दी आपको, ये वाली सारा सेगमेंट जो है ये सारा पॉवर्टी से रिलेटेड था। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब क्या है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब है कि ब्रिटिश रूल अगर है भारत में तो डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इक्वलिटी, राइट्स, लिबर्टी, ये सब चीज़ें होंगी भारत में। अन ब्रिटिश रूल का मतलब होगा कि डिक्टेटरशिप होगी भारत में, प्रेस बंद हो जाएंगी, भेदभाव शुरू हो जाएगा, कोई अधिकार नहीं होगा, कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, कोई आज़ादी नहीं होगी आपको। डिक्टेटरशिप का मतलब रियासतों का शासन, राज्य महाराजाओं का शासन, मोनार्की, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। रूल ऑफ लॉ वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा फिर, ये सब चीज़ें। तो इसलिए वो ये पक्ष रखते हुए कहता है कि भारत के अंदर ब्रिटिश रूल ही होना चाहिए, अन ब्रिटिश रूल नहीं होना चाहिए। ये बात बोलता दादा भाई नारोजी, ठीक है। अब देखो इतने तक तो बातें ठीक। अब हम बात करते हैं, इनकी तो सारी कार्रवाइयाँ हमने समझ ली, इनके सिद्धांत क्या हैं, इनके काम क्या हैं, ठीक है, और इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनकी जो नरमपंथियों की विचारधारा वो क्या है, वो सब चीज़ें हमने समझ ली। अब हम समझते हैं इनकी कमियां क्या रही, आलोचना कैसे करेंगे हम। चलिए देखो, नरमपंथियों का मूल्यांकन कर लेते हैं, कमियां समझते हैं, क्या आलोचनाएं समझते हैं, फिर इनके योगदान को भी देखते हैं क्या योगदान रहा। देखो नरमपंथियों का जो सामाजिक आधार है, जो सोशल बेस है, वो बहुत ही नैरो था, बहुत संकुचित किस्म का था। उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ कौन लोग थे, केवल पढ़े लिखे पेशेवर लोग। पढ़े लिखे पेशेवर कौन, जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, या फिर जो लोग जो हैं पत्रकार लोग हैं, ये लोग शामिल थे, सिर्फ ये पेशेवर लोग शामिल थे। इसके अंदर न किसान है, न मजदूर है, न महिला है, ठीक है, न यहाँ पे गरीब दिखता है, न दलित दिखता है,
कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नैरो, संकुचित एक सोशल बेस है, कुछ लोगों तक सीमित। ठीक है। दूसरी कमी इनकी थी कि जो कॉलोनियल रूल है, नरमपंथी लोग जो हैं वो इस औपनिवेशिक शासन या कॉलोनियल रूल की जो रियल प्रकृति है उसको ठीक से समझ नहीं पाए। इसके कारण ही जो है इनके विचारों में विरोधाभास उत्पन्न हो गया। जैसे विरोधाभास कैसे, ये एक तो कह रहे हैं ब्रिटिश रूल भारत में जो है वो पॉवर्टी को जन्म दे रहा है, पॉवर्टी इनके कारण। दूसरा कह रहे कि नहीं, ब्रिटिश रूल तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। विचारों में विरोधाभास दिखता है। क्यों? क्योंकि इस औपनिवेशिक प्रकृति को समझे नहीं ढंग से। ठीक है। तो ब्रिटिश शासन को मूलतः क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि न्यायप्रिय है, बहुत अच्छा शासन है, वरदान है हमारे लिए। जबकि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कॉलोनियलिज्म का क्या उद्देश्य था, अंग्रेजों का भारत में क्या उद्देश्य था, भारत को गुलाम बना के रखना, और गुलाम देशों का शोषण किया जाता है बस, और इन्होंने शोषण ही किया। ठीक है। तो इनका मूल उद्देश्य यही था। फिर एक कमी और ये थी कि इनकी जो ज़्यादातर डिमांड है वो शिक्षित और जो मध्यम वर्ग है उन लोगों की डिमांडें हैं। यानी कि जो आईसीएस इनकी डिमांड है, मतलब कि शिक्षित और मध्यम वर्ग कैसे, शिक्षित वर्ग कहाँ जाएगा, आईसीएस बनने की कोशिश करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। वो प्रेस की आज़ादी चाहेगा, लिखने की, पत्रकारिता शुरू कर सके, पत्रिकाएं निकाल सके। ठीक है। तो उसकी आज़ादी यही तक थी कि भी आईसीएस में संख्या बढ़ा दो, ठीक है, काउंसिल में संख्या बढ़ा दो, पत्रकारिता को फ्री करो, ये सब डिमांडें थी उनकी। बस उनकी डिमांडें किसानों से जुड़ी हुई नहीं थी नरमपंथियों की, न मजदूरों से जुड़ी हुई थी कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, इसके प्रश्न को कहीं नहीं उठाते वो लोग। ये भी इनकी बड़ी कमी रही। एक कमी इनकी ये रही कि इन्होंने राजनीति को केवल अंशकालिक माना। अंशकालिक का मतलब होता है टाइम पास, अपने लिए टाइम पास माना कि राजनीति करेंगे, कांग्रेस में जाएंगे, साल में बैठक होगी, वहाँ बैठ करके बातचीत, गप्पे सप्पे मारेंगे, डिस्कशन करेंगे, प्रेयर, प्रार्थना, जो कुछ लिखना है, पिटिशन लिखनी है वो लिखेंगे और अंग्रेजों को छोड़ देंगे। टाइम पास। ठीक है। सिर्फ साल में बैठक करने वाली संस्था बनकर रह गई। कभी कोई विरोध नहीं, प्रदर्शन नहीं, कभी कहीं कुछ दिखाई नहीं देना। इसीलिए इनकी बैठकों में जो वो संख्या जो है हमेशा कम रहती थी। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि सब काम धंधे वाले लोग थे, समय दे नहीं पा रहे थे कांग्रेस को। कांग्रेस फिर बनाए रखी उन्होंने फिर भी। ठीक है। तो नेतृत्व जो था वो साल में बैठक करने लायक बैठा हुआ था। मुद्दों पे डिस्कशन नहीं होता था कि देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने तक सीमित सी चीज़ें लग रही थी उसके अंदर। तो ये थी इनकी कमियां और इनकी आलोचनाएं। अब हम जो है बात कर लेते हैं इनके योगदान पे, इनके महत्व पे। बेशक कमियां हों, बेशक आलोचनाएं हों, किसी भी चीज़ को अगर आप एनालिसिस करते हो उसका योगदान हमेशा देखना चाहिए, उसका महत्व हमेशा समझना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि इसको भारत में राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है कि भी नेशनलिज्म की जो भावना है वो यहीं से शुरू होती है। इकट्ठे बैठना तो शुरू किया इन लोगों ने कम से कम। उससे पहले क्या था, इधर उधर बिखरे तिखरे लोग रहते थे, कम से कम एक मंच पे तो आए। ठीक है। दूसरी चीज़, दादा भाई नारोजी बेशक कंफ्यूज थे बताने में, लेकिन जो औपनिवेशिक अर्थतंत्र है, जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं, उसको तो बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। उसका तो विश्लेषण जो है बहुत ही गहराई तक किया उन्होंने। ब्रिटिश शासन का जो मूल चरित्र है, शोषण का जो मूल चरित्र है, वो तो इन्होंने दिखाया अपनी किताब के अंदर कि पॉवर्टी क्यों है भाई, और उसकी बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना भी की, बताया क्यों है, हर चीज के लिए उन्होंने जवाब दिया। ठीक है। और इसी से जो उन्होंने जो श्वेत उत्तरदायित्व का सिद्धांत था, श्वेत उत्तरदायित्व का सिद्धांत मैंने कल वाली वीडियो में बताया भी था, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। ठीक है। और जो उनका सभ्यताकारी मिशन का जो दावा था अंग्रेजों का कि हम सभ्यता लेकर आएंगे, हम आपको सभ्य बनाएंगे, तुम असभ्य लोग हो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, हम बताएंगे तुमको, वो बात तो खारिज हो गई। क्योंकि तुम क्या बताओगे, तुम तो शोषण कर रहे हो, लूट रहे हो, खा रहे हो, यहाँ से सब कुछ तुम्हारा देश हमारे से यहाँ से चल रहा है। ये बात कौन बता रहा है? ये बात भी नरमपंथी ही बता रहे हैं। ये बात भी उन्होंने बताई कि श्वेत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वगैरह कुछ नहीं है, ये बहका रहे हैं बस। ठीक है। इनसे अपने काम निकलवा लो, वही ठीक है, क्योंकि ताकतवर हैं, हम टिक नहीं पाएंगे इनके सामने।
ठीक है। उन्होंने भारत में एक और इनकी बड़ी उपलब्धि ये थी कि भारत में एक आधुनिक व्यवस्था स्थापित करने का सपना देखा कि हम भी देश के अंदर एक अच्छा शासन व्यवस्था ला सकते हैं, और जिसका आधार डिक्टेटरशिप नहीं। उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, बात गलत नहीं है कि ब्रिटिश रूल नहीं होना चाहिए, ब्रिटिश रूल होना चाहिए। वो बात जो उनका था कि ब्रिटिश रूल नहीं होगा तो जो चीज़ें थी वो बिल्कुल सही एनालिसिस था कि देश के अंदर राजतंत्र ही आता, देश में अलग अलग रियासतें ही होती, देश टूटे हुए नक्शों की तरह होता जैसे यूरोप बना हुआ है, अगर ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं होते। ये बात बिल्कुल जायज़ थी उनकी कि भाई कहीं पे यहाँ पे पानीपत रियासत बनाए बैठा कोई, कोई जींद रियासत बनाए बैठा है, कोई आप देखेंगे वहाँ पे मेवाड़ रियासत बनाए बैठा है, कोई मारवाड़ रियासत बनाए बैठा है। समझ ही नहीं आती लोगों को कौन से देश में हो आप, भारत का मतलब ही नहीं समझ में आता। इन लोगों ने कोशिश की पहली, ठीक है, इन लोगों ने सपना देखा कि भारत एक बड़ा देश बन सकता है और भारत में ये डिक्टेटरशिप समाप्त हो सकती है और वो लोकतंत्र आ सकता है, प्रेस की आज़ादी मिल सकती है, कानून का शासन आ सकता है और जनता के जो अधिकार हैं वो उनको मान्यता मिल सकती है कि महिलाएं भी पढ़ सकती हैं, दलित भी पढ़ सकता है, दलित भी खेल कूद सकता है, दलित भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा सकता है, वो भी राजनीति कर सकते हैं, अंबेडकर पैदा हो सकता है। वो सिर्फ अंग्रेजों के शासन के कारण हुआ। और ये किसने किया? ये इन लोगों ने कोशिश की कि हम ये चीज़ें लेकर आएंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिमांड इन्होंने की, आईसीएस परीक्षाओं में हमने भर्ती करवाए लोगों को, हमने डिमांड की कि स्कूलों में सबको पढ़ने का अधिकार हो, हमने इन लोगों ने डिमांड की कि लोग जो हो आगे बढ़ने चाहिए। इन्होंने ही डिमांड की है चीज़ों की, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने सब कुछ इस तरीके से बात कर दी होगी, ठीक है। तो उदारवादी आंदोलन का एक बड़ा योगदान है और ये कंप्लीटली सेकुलर स्वरूप में दिखता है आपको, कंप्लीट सेकुलर रूप में। इनकी कहीं पे कोई भी ये डिमांड नहीं कि हिंदुओं के लिए ये हो, मुस्लिमों के लिए ये हो, नहीं दिखेगी आपको, या ब्राह्मणों के लिए ये हो। सबकी जो इनके दिमाग में था, जितना ये कर पा रहे थे उतने तक सेकुलर थे ये, ठीक है। ये कंप्लीट दिखता है वहाँ पे। तो फाइनली तौर पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बात को कि नरमपंथी जो है वो देश की आज़ादी की पहली नींव की ईंट थे, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, उनकी समय और परिस्थितियों को देखते हुए हमें उनका एनालिसिस करना चाहिए। नरमपंथी ही थे जो भारत में राष्ट्रवादियों की, नेशनलिस्ट की पहली पीढ़ी थे। उग्रपंथियों या गांधीवादी की भांति उनके पास कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी कि भाई उग्रपंथियों के लिए एक नींव की ईंट बन करके एक नींव खड़ी करने का काम, दीवार बनाने का काम किसने किया? इन लोगों ने। उग्रपंथी आगे तभी तो विरोध कर पाए, इन्होंने ही तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों की डिमांड की, इन्होंने ही तो डिमांड की कि आईसीएस परीक्षाएं भारत में हों, भारत के अंदर हों, प्रेस की स्वतंत्रता हो, तभी तो वो लोग लिख पाए। गांधी के लिए आसान था माहौल बनाना, क्योंकि तब तक लोग जाग चुके हैं, लोगों के अंदर समझ आ चुकी है, ठीक है। लाला लाजपत राय या फिर तिलक के लिए आसान था स्वराज की डिमांड करना, क्योंकि तब तक लोगों को समझ में आ गया स्वराज क्या चीज़ है, तब तक समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं। और वो समझाई किसने चीज़? वो नरमपंथियों ने। नरमपंथी समझा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही है। इन्होंने ही समझाया डिक्टेटरशिप क्या चीज़ होती है, इन्होंने समझाया कि ब्रिटिश रूल्स के अंदर हम क्या चीज़ें फ़ायदा ले सकते हैं, इन्होंने बताया कि ब्रिटिशर रूल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद लग सकती है और हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रिटिशर्स का, उनकी पॉलिसीज़ का। बम फोड़ने से नहीं हो जाती देश की आज़ादी एकदम से, समय लगता है। बम फोड़ने का समय हो तब फोड़ा जाता है, और तब ही जा कर के जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या अरविंदो घोष जो वो इतने तरीके से काम कर पाए, इतने ज़्यादा काम कर पाए, जब एक बेस तैयार हो गया देश का कि हाँ अब लोगों में समझ बढ़ रही है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसलिए गांधी से और उग्रपंथियों से ज़्यादा योगदान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनको डेवलप करने में इनका योगदान है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। शुरुआत कर रहे थे बेचारे, और शुरुआत की तो कुछ हासिल हुआ आगे जाके। आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि क्रांति कर देंगे, आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, ये उपेक्षा करना उचित नहीं होगा, ठीक है। उनको अपना रास्ता खुद बनाना था, ठीक है। तो इस लिहाज से
हम उन्हें भारत में राष्ट्रवाद के विकास का, नेशनलिज्म की डेवलपमेंट का पहला फेज हम कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज उन्हें कह सकते हैं। वहाँ पे खड़ी दीवार, जो आज़ादी नाम की जो दीवार खड़ी हुई, उसकी पहली नींव की ईंट जो है वो उदारवादियों को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को जो है हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। हम क्लास को लंबा नहीं खींच सकते, और उग्रपंथी गर्मपंथी मूवमेंट को हम कल स्टडी करेंगे, कल फिर से देखेंगे। कल की क्लास तक का वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।